दोस्तों, आज शुरू में ही एक मुश्किल सा सवाल, और मुश्किल सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में मोदी और शाह से कहीं ज्यादा नायडू बाबू और नीतीश कुमार, दो नए किंग मेकर इस देश के, क्या नायडू बाबू और नीतीश कुमार ज्यादा बड़े खलनायक हैं लोकतंत्र के? और जिस तरह मोदी के फैसलों पर पर्दा डाला जा रहा है, उनके फैसलों पर, क्या यह पर्दा डालकर नीतीश और नायडू बाबू एक विलेन के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं डेमोक्रेसी के, न्यू विलेंस ऑफ डेमोक्रेसी? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू के रहमो करम पर आज मोदी सरकार है। नीतीश और नायडू की बैसाखियों पर मोदी सरकार टिकी हुई है। एक कदम इन बैसाखियों के बिना मोदी जी आगे नहीं चल सकते। यह हकीकत है, इस सरकार की हकीकत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जो बहुत कुछ कर सकते हैं आज की तारीख में, नायडू बाबू जो बहुत कुछ कर सकते हैं, एक फोन पर, नीतीश कुमार के एक फोन पर मोदी और शाह आज की तारीख में कोई भी फैसला बदल सकते हैं। एनी डिसीजन, कोई भी फैसला, वो चाहे ओम बिरला का फैसला हो, अगर नीतीश कुमार पटना से एक फोन कर देते तो हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, संख्या बल नहीं थी मोदी के पास कि बिरला जैसे व्यक्ति को, सांसद को दोबारा स्पीकर की कुर्सी पर बैठा देते। अगर नीतीश ने एक फोन कर दिया होता, अगर इतना सा भी ऐतराज नायडू बाबू ने कर दिया होता उस ओम बिरला के लिए जिसने कहीं ना कहीं जेडीयू को भी निशाना साधा, वो ओम बिरला जिसने 113 सांसद सस्पेंड कर दिए, एक ऐसा रिकॉर्ड जो देश में अब तक किसी स्पीकर की हिम्मत नहीं हुई कि 100 से ज्यादा सांसद सस्पेंड कर दिए बिना किसी बात पर, और सस्पेंड करके विधेयक पास करते, कानून बनाते। ऐसा कोई स्पीकर अब तक नहीं आया। और वो नायडू बाबू जो कह रहे थे, शुरू में मैसेज दे रहे थे कि स्पीकर तो हमारा होना चाहिए, स्पीकर मोदी का नहीं होगा, वो नायडू बाबू, उन्होंने चूं तक नहीं की ओम बिरला के नाम पर। वो नीतीश कुमार जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो जयप्रकाश नारायण और लोहिया का अपने को शिष्य बताते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बिरला के नाम पर चू नहीं कर पाए नीतीश कुमार, चू नहीं कर पाए। और दोस्तों, सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू जैसे किंग मेकर की खामोशी के चलते मोदी और शाह की हिम्मत हुई कि उन्होंने ओम बिरला को जिनके खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक सारे के सारे विपक्ष ने धरना और प्रदर्शन किए थे, जिससे पूरा विपक्ष चिढ़ता है, ऐसे आदमी को कभी भी मोदी दोबारा स्पीकर बनाने की हिम्मत ना कर पाते। लेकिन किसकी खामोशी थी? नीतीश कुमार और नायडू बाबू की। और शायद इसी खामोशी के चलते पहले ही दिन शपथ लेने के बाद, पहले ही दिन स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद ओम बिरला ने धौंस जमाना शुरू कर दी। प्लीज बैठिए। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि बात यहां से शुरू हुई है। नीतीश कुमार जिन्होंने विरोध किया मोदी का, अमित शाह का, ईडी का, सीबीआई का, जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, वो नीतीश कुमार जिन्होंने केजरीवाल के घर जाकर उनको बधाई दी, और वो केजरीवाल जिन्होंने नीतीश कुमार को पहले दिन समर्थन दिया कि आप सूत्रधार हैं, और वो नायडू बाबू जो धरने पर बैठे केजरीवाल के साथ, मोदी के खिलाफ, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के खिलाफ, वो नायडू बाबू जो केजरीवाल के साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे, सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर, मोदी को तानाशाह बता रहे थे। और जहां केजरीवाल कह रहे थे कि अगर नायडू बाबू जैसे लोग हैं तो ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा और हम मोदी और शाह से निपट सकते हैं, ये केजरीवाल कह रहे थे नायडू बाबू के साथ खड़े होकर कैमरे पर। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को हटाने के लिए, मोदी जी और अमित शाह से इस देश को बचाने के लिए। सुना आपने केजरीवाल क्या कह रहे हैं? बगल में नायडू बाबू खड़े हुए हैं और केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी शाह दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको हम सबक सिखाएंगे
और नायडू बाबू हामी भर रहे हैं। और वही नायडू बाबू जो आज किंग मेकर हैं, और वही केजरीवाल जिन पर मुकदमे दर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। ईडी से छुटकारा तो सीबीआई का मुकदमा, इतने मुकदमे ठोके गए हैं कि तबीयत खराब हो गई केजरीवाल की, तबीयत खराब हो गई। अपराधी से ज्यादा बदसलूकी केजरीवाल के साथ हो रही है। लेकिन उनके पुराने साथी नायडू बाबू ने ये नहीं सोचा कि एक फोन कर दे अमित शाह को। अगर नायडू बाबू आज की तारीख में एक फोन कर देते अमित शाह को, तो केजरीवाल को तुरंत राहत मिल जाती। नायडू बाबू ने ऐसा नहीं किया। क्या वाकई एक खलनायक के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं नायडू और नीतीश? और दोस्तों, अगर आप मोदी जी का संख्या बल देखें लोकसभा में, तो नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं, नायडू बाबू जिनके 16 सांसद हैं, एक झटके में एक ही फैसले में मोदी जी को कहीं ना कहीं कुर्सी से उतार सकते हैं लोग। इतने ताकतवर, इसीलिए इनको किंग मेकर कहा गया। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू ने जैसे मोदी और शाह को खुली छूट दे दी हो, लाइसेंस दे दिया हो कि जो मन में आए करो। बस बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज देते रहना, स्पेशल पैकेजेस देते रहना, और बाकी जो मन में आए करो। क्या ये दोनों मिलकर लोकतंत्र के, जैसे मैंने पहले कहा, खलनायक बनते जा रहे हैं? और अगर मोदी और शाह जो भी गलती करते हैं, जो भी गलत फैसले लेते हैं, क्या उसमें पाप के भागीदार जितने मोदी हैं, क्या उतने ही नीतीश कुमार और नायडू बाबू को भी गिना जाना चाहिए? उतना ही भागीदार पाप का जितना मोदी और शाह। क्योंकि आगे जो कुछ होने जा रहा है, अभी तो आपने ट्रेलर देखा आज, आगे जो कुछ होने जा रहा है, हो सकता है सिर्फ हेमंत सोरेन और केजरीवाल नहीं, इस बार ईडी और सीबीआई, हो सकता है इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, सारी हदें तोड़ सकती है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या नीतीश कुमार और नायडू बाबू मोदी और शाह की इस नए दौर में फिर से तानाशाही के लिए जिम्मेदार हैं? वो मोदी जो 240 की संख्या पर खड़े हैं, जो 272 के बहुमत के निशान से काफी नीचे हैं, जिनके पास बहुमत नहीं है, अल्प मत में मोदी हैं, फिर भी क्या नीतीश कुमार और नायडू बाबू उन्हें खुला सपोर्ट देकर, अपनी बैसाखियां देकर, खुली छूट देकर मोदी को फिर से तानाशाह बना रहे हैं? आर दे रिस्पॉन्सिबल? ये मेरा सवाल है। मुझे लगता है कि आज के जो एक्सपर्ट्स हैं आपको भीतर तक इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उनकी बातों को सुनिएगा, मेरी बात आपने सुनी, उनकी बात भी सुनिए। अशोक वानखेड़े टाइगर जो नायडू बाबू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके आप कह सकते हैं संपर्क में भी रहे, और हमारे साथ अभिषेक कुमार होंगे जो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार और बिहार का मिजाज को, नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनको भी आप सुनिए, और आप पर मैं छोड़ता हूँ ये फैसला कि क्या नीतीश कुमार और नायडू बाबू इस लोकतंत्र की बदहाली के लिए उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना मोदी और शाह होंगे। पहला सवाल मेरा टाइगर से। टाइगर, हमने देखा कि किस तरह से झप्पी भरते थे नीतीश कुमार केजरीवाल की, घर जाते थे, फूलों का गुलदस्ता लेके जाते थे, कसीदे एक दूसरे के पढ़े जा रहे थे, और यहां तक कहा था नीतीश कुमार ने कि जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, गलत है सीबीआई का। हेमंत सोरेन के लिए कहा था, केजरीवाल के लिए कहा था। आज एक लाइन अगर कह देते नीतीश कुमार मोदी से, एक फोन उठाते, तो क्या सीबीआई दोबारा मुकदमा कर सकती थी? क्या ईडी जो है इस बेल को रुकवा सकती थी? जिस तरह से बर्ताव केजरीवाल के साथ हो रहा है, आतंकवादी के साथ नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो नीतीश कुमार ने कान में रुई क्यों डाली है? मोदी के रंग में रंग गए हैं, या सत्ता के नशे में अब नीतीश कुमार को कुछ दिख नहीं रहा है? वो जो लोहिया और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण की बातें थी, वो सब मिथ्या हैं। देखिए दीपक भाई, इसका मतलब नीतीश कुमार को आपने जाना ही नहीं। नीतीश कुमार को लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकलाज से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार को लोहिया जी से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार को समाज, जेपी के चेले हैं, जेपी से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। उन्होंने जेपी को बेचा, उन्होंने जयप्रकाश के विचारों को बेचा, उन्होंने समय समय पे लोकतंत्र को बेचा, उन्होंने सीबीआई पे, जब सोरेन अंदर हो गए और केजरीवाल पे अंदर हो गए, तब उन्होंने
घड़ियाली आंसू बहाए, क्योंकि उनको अपना स्टेक ऊपर करना था। उन्हें भाजपा को बताना था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वो इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों का साथ लेते गए। नीतीश कुमार से बड़ा अपॉर्चुनिस्ट इस देश ने पैदा नहीं किया होगा, ये आप लिख लीजिए। येड़ा बन के पेड़ा खाने की बात जिसको कहते हैं वो नीतीश कुमार है। टाइगर, नीतीश मैं कुमार तो ये ने नहीं, क्यों मेरी बात आप मेरी बात तो समझ लीजिए टाइगर। मैं समझ रहा हूं ना। जो आदमी स्वयं सुखा है, जेपी को बेच सकता है, लोकतंत्र को बेच सकता है, वो कल आज फिर उससे आप अपेक्षा रखते हैं? जब उसने यू टर्न लेके बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाई, तब क्या बिरला जी मालूम नहीं थे उसको क्या है? तब उनको पता नहीं था कि बीजेपी क्या कर रही है? तब उसको पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? तब उनको पता नहीं था कि सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियां क्या कर रही है? क्या ये तब पता नहीं था? विरोधकों को कैसा सिंगल आउट करके टारगेट किया जा रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है, ये नीतीश कुमार को पता नहीं था? भारी भांति पता था। इसके बाद नीतीश कुमार क्यों गए नरेंद्र मोदी के साथ? सवाल तभी उठाने चाहिए थे आपको। आज जो आप कह रहे हो ना कि आज वो चुप क्यों है? मैं टाइगर, मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी के पास 272 कमल होते, अपने दम पे मोदी जी कुर्सी पे बैठे होते, मैं कभी आपसे सवाल नहीं करता कि नीतीश एनडीए में फोन क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई, नीतीश की बैसाखी पे मोदी है, बिना नीतीश के मोदी नहीं है। नीतीश पानी है, मोदी मछली है। फिर मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार के लिए लाल कालीन बिछा रखा हो मोदी ने, एक फोन ही तो करना था। किसने कहा लाल कालीन बिछा रखा है? आप अपनी दुनिया में क्यों जीते हैं दीपक भाई? नीतीश कुमार कब गए मोदी के साथ? जब मोदी की 300+ था। मोदी पीछे सरकार 240 है मोदी, तो 240 है तो आज उनका पर्पस सॉल्व होता होगा, कोई डील हो गया होगा, कुछ पैसा पहुंच गया होगा। अरे नीतीश कुमार क्यों लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे? मुझे बताइए, आपकी अपेक्षा क्यों है नीतीश कुमार से? क्या 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 किया नीतीश कुमार ने? ऐसा कौन सा रोल अदा किया नीतीश कुमार ने जिसको आपको लगता है कि वो प्रजातंत्र के रखवाले है? ऐसा क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार तानाशाह नहीं है? क्या वो स्वयं तानाशाह नहीं है? क्या गुजरात की, क्या बिहार की जनता के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, नंबर नहीं होते हुए भी लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यदि उन्होंने आप जो कहते हैं ना, नीतीश कुमार ने लाल कारपेट बिछाई है मोदी जी के लिए, मोदी जी ने नहीं बिछाई। और मोदी जी ने नीतीश कुमार के लिए लाल कारपेट बिछाई है बिहार में, जिसपे वो चल के गए हैं। जी चलिए, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा आप आज शॉर्ट टेम्पर हो गए, हालांकि टाइगर होते नहीं, कभी गुस्सा नहीं करते। नहीं, आप ऐसे यार, आप सांड से दूध निकालने की बात करते हो दीपक भाई। आप फूटे हुए मटके से आप पानी लेके जाने की बात कर रहे हो। टाइगर, नीतीश कुमार को आप नीतीश कुमार से प्रजातंत्र के रखवाला कहना ही प्रजातंत्र का अपमान है। अच्छा टाइगर, कूल हो जाइए, थोड़ा सा कूल हो जाइए, पानी पीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आप क्यों नीतीश कुमार के चक्कर में अपना वो खराब कर रहे हैं मूड? अभिषेक ये बताइए। अरे मैं आ रहा हूँ। अभिषेक ये बताइए, टाइगर तो चलिए भाई, अब डर लगने का टाइगर से सवाल पूछने में मुझे ये बताइए अभिषेक कि भाई नीतीश कुमार तो आप ही कहते थे कि काफी ओपन माइंडेड हैं और समाजवादी मूल्यों को कहीं ना कहीं देखते हैं और उसको ऊपर रखते हैं, जेपी के चेले हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की। भाई केजरीवाल की मदद करने की स्थिति में आज हैं केजरीवाल। आज केजरीवाल एक फोन कर दे, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हैसियत नहीं अमित शाह की कि उनकी बात काट दे, क्योंकि केजरीवाल नीतीश कुमार के बड़े अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छे संबंध रहे। आज जिस तरह से बर्ताव एक जानवर की तरह हो रहा है केजरीवाल के साथ, जानवर की तरह, अपराधियों के साथ नहीं होता। क्या नीतीश कुमार को लगा नहीं कि यार एक फोन कर देना चाहिए? छोड़ो मोदी, अमित शाह को ही कर दो एक फोन। क्यों नहीं फोन उठाया नीतीश कुमार? दीपक जी, जो बात आप कह रहे हैं और जो अभी अशोक वानखेड़े जी ने कहा, वो बात अशोक वानखेड़े जी की बात नहीं है, वो इस देश में आम जनमानस की बात है। क्योंकि 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार वापस गए, इसी साल 28 जनवरी को जब वापस बीजेपी के साथ गए, इसके लिए देश और बिहार शायद उन्हें कभी इतिहास में वो जगह नहीं देगा जिसके वो हकदार थे। नीतीश कुमार ने अपनी मिट्टी पलीत कराई। नीतीश कुमार ने पूरी विपक्षी एकता को तितर बितर करके रख दिया और इस देश में नीतीश कुमार में जो उम्मीद देखी थी, उस उम्मीद को दूसरे किसी ने नहीं, नीतीश कुमार ने खुद धूल धूसरित करने का काम किया।
आज देखिए, नीतीश कुमार ने इसके पहले जब भी अपने गठबंधन को छोड़ा, उनके पास एक जस्टिफिकेशन होता था कि किस वजह से छोड़ा। लेकिन जब वो पिछली बार आए, क्या जस्टिफिकेशन था उनके पास? कि मन नहीं लग रहा है, बहुत गड़बड़ कर रहा है, सब इस तरह की बातें कर रहे थे। क्या इससे ज्यादा गड़बड़ कोई कर रहा है? जहां दो निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल के अंदर चले जाते हो, जहां खुद नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी राधा चरण शाह के यहाँ ईडी का छापा पड़ता हो, ईडी के दुरुपयोग के सहारे इस देश में पार्टियां और गठबंधन तोड़े और बनाए जाते हो, ईडी के सहारे इस देश के लोकतंत्र को ईडी तंत्र बनाया जाता हो, तब नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? सीधी सी बात है कि इस देश में उन लोगों ने नीतीश कुमार पर एतबार करके बहुत गलती की थी, जो उम्मीद इस देश के लोगों ने नीतीश कुमार से पाली थी। और ये बात बहुत कहने में कोई गुरेज किसी को नहीं है। आज चाहे जो आरोप लालू यादव पे लगे, जो आरोप तेजस्वी यादव पे लगे, लेकिन ओपनली तेजस्वी यादव या लालू यादव ने कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया, या जहां भी समझौता किया बीच में झटका नहीं दिया। रामविलास पासवान को लोग मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन रामविलास पासवान ने कभी भी पोस्ट पोल अपने अलायंस को स्विच नहीं किया। जो भी गठबंधन बनाया, चुनाव के मौसम में मौसम देखकर बनाया, किसके साथ जाना बेहतर है। नीतीश कुमार के गठबंधन जनादेश किसी और के साथ, सत्ता किसी और के साथ। एक दो बार लोगों को लगा कि वाकई कोई गड़बड़ हो रही है, और हो भी रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा करने की कोशिश की, उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदला, वो सारी चीजें लोग तब नीतीश कुमार के साथ खड़े थे कि उनका स्टैंड सही है। लेकिन अभी जो 4-5 महीने में चीजें हुई है, क्या कहते थे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की, तब नाम इंडिया नहीं पड़ा था, पहली बैठक पटना में बुलाई थी, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों गए थे, एमके स्टालिन के प्रतिनिधि गए थे, शरद पवार गए थे, राहुल गांधी गए थे, सब लोग गए थे। क्या कह रहे थे नीतीश कुमार कि इस देश की मीडिया पर कब्जा हो गया है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तमाम बातें कहते थे। दिल्ली आकर के अरविंद केजरीवाल के घर भी गए, मुलाकात भी की। वो वेस्ट दिल्ली के जिस गली में कोई बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, वहां वो दीपांकर भट्टाचार्य से मिलने गए थे, सीताराम येचुरी से मिलने गए, हर पार्टी के दफ्तर में गए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि देश की जनता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इस मामले में विलन मानेगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आखिर एक तो विपक्षी एकता को पलीता लगाया नीतीश कुमार ने, दूसरा चंद्रबाबू नायडू जिनको जेल भेजा गया, जिनको जांच क्या नहीं कहा था, आतंकवादी शब्द शायद इस्तेमाल किया था बीजेपी के शीर्ष नेताओं के लिए चंद्रबाबू नायडू ने, क्यों चले गए उसके साथ, कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी? तो ये सारी परिस्थितियां जिस नेता के ऊपर इस देश ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, उस उम्मीदों को किसी दूसरे ने नहीं बल्कि उस नेता ने ही झटका दिया, और उसमें अव्वल नाम नीतीश कुमार और इनका आता है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज की तारीख में असली विलेन है। दोष मोदी और अमित शाह का नहीं है, क्योंकि उनका तो स्वभाव ही वही है। कोई दोष नहीं देगा उन्हें, सीबीआई दीपक जी उन्हें कोई दोष नहीं देगा। दोष लोग देंगे तो नीतीश कुमार, और दे रहे हैं। आप ऑटो में चलिए, आप मेट्रो में चलिए, आम जनता के बीच ये भावना नहीं है कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला है। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार बना पाने में कामयाब हुए हैं, और लोगों को लगता है कि इस मैंडेट का असली हक कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जाता था। ये भावना जनता के बीच में है। मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूँ। टाइगर ठीक है, अभिषेक है, उनका डेटा जो है बड़ा जबरदस्त रहता है। ये कह रहे हैं सारी यादें, इन्होंने सारी बातें रिकैप कर दी हैं, सब रिवाइंड करके सुना दिया कि क्या क्या नीतीश कुमार ने कहा था कि साहब सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, मेरी पार्टी तोड़नी चाह रही है बीजेपी, आरसीपी सिंह जैसे आदमी के से गद्दारी कराई जा रही है, जेडीयू को तोड़ना चाहते मोदी, सब बोला है उन्होंने। और इसी ईडी को पीछे छोड़ दिया था। बिहार के तमाम ऐसे फाइनेंसर जो जेडीयू को फाइनेंस करते थे, उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे। नीतीश कुमार का एक एमएलसी जेल में चला गया था, इसी ईडी ने डाला था। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिकैप नहीं कर रहा हूं। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि आपको नहीं लगता है कि अगर नीतीश कुमार और नायडू बाबू थोड़ा सा भी अगर मोदी पर जिस तरह का वो समर्थन दे रहे हैं, उनकी बैसाखियों पे मोदी चल रही है, मैं नहीं कह रहा, देश कह रहा है, क्या मोदी को अगर थोड़ा सा भी एक नट टाइट करते या थोड़ा सा कह देते कि भाई ये बिरला को मत बनाइए, किसी और को बना लीजिए, बदनाम आदमी है, तो क्या मोदी की हिम्मत हो पाती बिरला जैसे आदमी को दोबारा बनाने की? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार और नायडू ने सरेंडर कर दिया है, इस वजह से मोदी की हिम्मत हुई ओम बिरला को दोबारा बनाने की स्पीकर?
दीपक भाई, कोई किसी ने सरेंडर नहीं किया, कोई सरेंडर नहीं किया। हमारी अपेक्षाएं करना गलत है, हम इमोशनल लोग हैं। क्यों करेंगे सरेंडर? मोदी जी से उन्होंने डील किया, तुम्हें दिल्ली में जैसा नाच करना है करो, तुम्हें जो करना सो करो, मेरा जो काम है वो मुझे आप दे दीजिए। वो उनकी प्रायोरिटी, हम कौन होते हैं तय करने वाले? नीतीश को क्या चाहिए या चंद्रा बाबू को क्या चाहिए, ये मैं, आप और अभिषेक तय नहीं करेंगे, ये वो दोनों तय करेंगे। और मोदी ने उनको दे दिया है तो फिर उनके पास जबान नहीं है बोलने के लिए, जबान सील हो गई है। इसलिए दुय्यम दर्जे का मंत्रालय मिलने के बाद भी जब वो चुप रहे, एनिमल हस्बेंड्री क्या मिलता है या वहां पे आयुष क्या मिलता है महाराष्ट्र में, और चंद्रबाबू नायडू को एविएशन मिलता है, इन तीनों मंत्रालय में क्या है मुझे बताइए? ये हास्यास्पद वाले मंत्रालय है। लेकिन चुप क्यों है? क्योंकि उनको मंत्रालय ये नगण्य है। आप सरकार बनाइए, आपको आंकड़ा चाहिए, आंकड़ा हम देंगे, हमारी ये डिमांड है वो पूरी करेंगे। ये इनके बीच में तय हुई है। मोदी जी वहां सरेंडर हो गए। मोदी जी ने जो चाहिए वो दे देंगे। मोदी जी, उनको पैसा चाहिए होगा तो पैसा दे देंगे। इस देश का बजट का 25% आंध्र प्रदेश में जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आंध्र प्रदेश को जो चाहिए आंध्र प्रदेश ले लेगा। चंद्रबाबू नायडू जब जेल में गए थे, जब चंद्रबाबू नायडू जेल में गए थे, तो क्या नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी किसी ने ट्वीट किया था? चंद्रबाबू जेल में गए थे तो सिर्फ एक आदमी था जो चंद्रबाबू के पास मैसेज दे भेजा था कि आई एम विथ यू, वो शरद पवार थे। तो शरद पवार की इज्जत करते हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू से अपेक्षा है कि वो केजरीवाल के लिए बोले। केजरीवाल ने क्या बोला था चंद्रबाबू नायडू के लिए जब चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे? तो सवाल वो भी है। ये जब सवाल सामने आते तो सब चुप हो जाते हैं। रही बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को तो जब वो चले गए, बाद में वापस चले गए, जब सरकार आरजेडी छोड़ के बीजेपी के साथ, तभी उनसे कुछ अपेक्षा करना गलत था। वो क्यों गए? हो सकता है अभी आपने बताया कि उनके फाइनेंसर पे ईडी के हो गए होंगे, उनको हो गए होंगे, उनको जेल जाने से डर लग गया होगा, उसके साथ दे हो रहे होंगे। तो नीतीश कुमार ने तो कारपेट। हाँ, चलिए, नीतीश कुमार पे आप काफी आपने बोला। मैं एक सवाल कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, हैदराबाद से जो अखबार छपते हैं, आंध्र प्रदेश के अखबार लिख रहे थे जो नायडू बाबू के करीबी थे। नायडू बाबू के करीबी लोग कह रहे थे शुरू में कि भाई नायडू बाबू चाहते हैं कि स्पीकर उनका हो, टीडीपी का स्पीकर हो। ये ऐसी बातें आ रही थी और इसका खंडन नायडू बाबू ने नहीं किया। वहां नहीं, हैदराबाद के अखबार कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि चलो भाई ठीक है, बाप कह रहे हैं डील हो गई। अगर डील हो गई थी, नायडू बाबू ने कहा कि चलो मेरा स्पीकर नहीं है, तो कम से कम मोदी को यही कह देते कि भाई बिरला की जगह किसी और आदमी को बना दो भाई स्पीकर। नहीं, ऐसे आदमी को स्पीकर मत बनाओ। उसमें भी क्या हुआ मैं बताता हूं। लेकिन यहाँ तो पूरी जी, वो भी बताता हूं मैं। उन्होंने हमको स्पीकर चाहिए, ये अखबारों में छपाया, मीडिया का यूज कर लिया, एक प्रेशर बनाया बीजेपी पे। बीजेपी ने डील किया। हाँ, नायडू ने जो मांगा, बीजेपी ने कहा कि इतने हद तक दे सकते, इतना नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जब नायडू ने स्पीकर के लिए पत्ता फेंका तो बीजेपी फिर आ गई कि स्पीकर हमको दे दो। तो बोले फिर बाकी बचा हुआ मुझे दे दो, जो आपने मना किया। बोला दे देंगे। तो नायडू को स्पीकर कभी चाहिए नहीं था, उसने मीडिया का यूज करके प्रेशर बनाया, अपने दो चीजें और मनवा ली केंद्र से। नहीं, लेकिन इतना तो कह सकते थे कि भाई बिरला की जगह किसी सज्जन व्यक्ति को बना दीजिए भाई, अरे आप किसी ऐसे आदमी को बना दीजिए जो। जब आपने बीजेपी को खुली छूट दे दी है केंद्र में सरकार चलाने की, और ये बोला कि जो मैं कर रहा हूं आंध्र प्रदेश में उसमें आप सवाल नहीं पूछेंगे, और मुझे जब जब जो जो चाहिए आप देते रहेंगे, तो आपकी सरकार बनी रहेगी। बीजेपी उनको आंध्र प्रदेश में खुश रख रही है, वो आंध्र प्रदेश में खुश है, उनको देश से क्या चिंता। जी अभिषेक, अगर आने वाले समय में मोदी और शाह, जो आज हमने तेवर देखे, जो तलखी देखी, जिस तरह से फिर फ्रंट फुट पे मोदी बैटिंग कर रहे हैं, जो केजरीवाल का हाल है, जिस तरह से उनकी तबीयत बार बार खराब हो जा रही है, मुकदमे पे मुकदमे ठोके जा रहे हैं, अपराधी जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अगर फिर से सीबीआई का राज आता है, ईडी के छापों का राज आता है, परेशान किया जाता है, स्पीकर फिर सस्पेंड पे सस्पेंड करते हैं, तो क्या इस बार मोदी और शाह से कहीं ज्यादा उंगलियां नीतीश कुमार और नायडू पर उठेंगी?
दीपक जी, ईडी और सीबीआई का राज गया कब था कि आप कह रहे हैं कि दोबारा आता है? वो तो अभी चल ही रहा है और स्वाभाविक है कि वो दोस्त नीतीश कुमार के ऊपर लोग मढ़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर मढ़ेंगे, चिराग पासवान के ऊपर मढ़ेंगे, जिनका बंगला खाली कराया गया, जिनके पिता की मूर्ति और फोटो को सड़क पर फेंक दिया गया, उनके ऊपर मढ़ेंगे, जो खुद को कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान है। जयंत चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने दोहरी सदस्यता का सवाल उठाकर जनता पार्टी तोड़ी थी, यही जनसंघ वालों की, भारतीय जनता पार्टी, उनके पोते हैं, लोग उनके ऊपर मढ़ेंगे। लेकिन उन दोनों की बात छोड़िए, उन दोनों से लोगों को बहुत अपेक्षा नहीं है। लोगों को अपेक्षा नीतीश कुमार से थी, क्योंकि एक साफ सुथरा, एक ईमानदार आदमी का पॉलिटिकल करियर था। चंद्रबाबू नायडू से थी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को लोग एक अच्छे एग्जीक्यूशनर के तौर पर, एक बेहद अच्छे सक्षम प्रशासक के तौर पर लोग जानते थे। इन लोगों से लोगों को उम्मीद थी, इन दोनों से। और इन दोनों ने अपने पूरे जीवन की राजनीतिक पूंजी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पूरे राजनीतिक जीवन की राजनीतिक पूंजी, कि किस प्रकार से इनकी एक प्रतिष्ठा हुआ करती थी। यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक थे अटल जी के दौर में, क्या रुतबा था चंद्रबाबू नायडू का, या आपने देखा है, आपने कई यात्राएं की है, आपने देखा है कि रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार की क्या हैसियत थी कैबिनेट में। इनके प्रोजेक्ट को कोई योजना भवन में केसी पंत या कोई अधिकारी रोक नहीं पाता था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का सीधा निर्देश होता था, या उसके पहले भी उसके बाद भी। एक सांसद के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जो भी एक ईमानदार नेता की छवि, एक अच्छे प्रशासक की छवि, सुशासन बाबू कहे गए। और क्या बना लिया इन्होंने, सिर्फ इस वजह से कि जब देश की मंशा ये थी, देश ये चाहता था कि इस देश में बदलाव हो, भारतीय जनता पार्टी का ये सत्ता अब जाए और एक अल्टरनेटिव उभर कर सामने आए। लोग उस अल्टरनेटिव में नीतीश कुमार को भी एक विकल्प के तौर पर देख रहे थे। सबकी उम्मीदों को बहुत गहरा झटका लगा, और ये किसी दूसरे की वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से हुआ। और जो भी चंद्रबाबू नायडू को हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, या आम लोग सड़क चलते जो ब्लेम कर रहे हैं इन दोनों को, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को, ये किसी दूसरे की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से। ठीक है, नीतीश कुमार की जो खामोशी है, नायडू बाबू की जो खामोशी है, जाहिर तौर पर अभिषेक ये बेहद भीतर तक परेशान करने वाली, कि इस तरह के लोग किस तरह से बिके हुए हैं और कैसे इन्होंने एक यू टर्न ले लिया है। कम से कम जो इनके सोशल ऑब्लिगेशन थे उससे भी पीछे हट गए सत्ता के साथ साथ। ये बात सही है टाइगर, आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे कि मोदी 303 पर भी डिक्टेटर थे और 240 पर भी डिक्टेटर है। मोदी ने एक मैसेज आज बहुत क्लियर दिया है ओम बिरला को लाने के बाद, जिस तरह से आज उन्होंने बैटिंग करी है पहले दिन सत्र में, और जिस तरह के तेवर और फैसले मोदी ले रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर ये दमन बढ़ता है तो क्या इतिहास में मोदी और शाह के साथ नायडू और नीतीश भी एक खलनायक के तौर पे दर्ज होंगे? देखिए, मोदी और अमित शाह को पूरा देश पड़ा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ आंध्र प्रदेश की चिंता है। उनको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पॉपुलैरिटी लेके कुछ मिलना नहीं है। वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, वो आंध्र प्रदेश अपने कब्जे में रहना चाहते हैं, और जो आंध्र प्रदेश के लिए वो करेंगे, आंध्र प्रदेश उनको जय जयकार करेगा, चाहे सत्ता किसी के साथ उपभोगे। हाँ, लेकिन आपने कड़े तेवर मोदी जी की देखे हैं, लेकिन आपने विपक्ष के कड़े तेवर नहीं देखे। 2019 और 24 के बीच में जो विपक्ष कमजोर था, बिखरा हुआ था, वो विपक्ष आज इकट्ठा हुआ। आज स्पीकर को क्या क्या नहीं सुनाया विपक्ष ने, ये विपक्ष की ताकत है, और वो सब रिकॉर्ड पे गया जी। तो आप ये छोड़ दीजिए, उनके कड़े तेवर है, तो उस तेवर पे हमेशा अंकुश रखने के लिए भारी भक्कम विपक्ष है। आज जब आवाजी मतदान से स्पीकर चुने गए, तो यस और नो कहने वालों की आवाज में फर्क नहीं था, उतने ही बदल की आवाज थी। मैं आपकी बात समझ गया, आपने जो लेकिन एक मैं आगे का भविष्य का, आप भविष्यवेत्ता तो नहीं हो, लेकिन बताऊंगा मैं आपको एक जरूर बात, कि पुराने अहंकार ने बीजेपी को 240 पे लाया। यदि ये सोचते हैं कि अहंकार के तेवर ऐसे ही रखे, तो अगला 280, 180, 200 तक जाना, आज ही बता देता हूं 2029 का आंकड़ा देख लीजिए। यदि ये तेवर कमजोर नहीं है तो जितने कड़े तेवर होंगे उतना आंकड़ा नीचे जाएगा, लिख लीजिए आप जी। लास्ट लाइन अभिषेक कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर अब भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं संभले, खासकर नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, अगर ये इस गठबंधन से अलग नहीं हुए,
तो तय मानिए कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल में कभी भी आपको खबर मिल सकती है कि शायद एक बड़ी टूट सामने आ गई और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 240 पर जो दिख रही है वो कभी भी 250 पार जा सकती है। एक ही दल नहीं है, कई दल निशाने पर है, नायडू के भी दल है। मैं दीपक भाई मात्र 2 महीने के अंदर नीतीश कुमार को नवीन बाबू की जगह देखूंगा। नवीन पटनायक, ठीक है। एक बात लेकिन टाइगर, जो आप लोगों की बातचीत से निकल कर आई है, उभर कर आई है, आपने एक बात बड़ी कही टाइगर। आपने कहा कि भाई ठीक है, नायडू और नीतीश मलाई खा रहे हैं और नायडू और नीतीश की बैसाखी पे मोदी जी चल रहे हैं, लेकिन हम इतनी उम्मीद क्यों करें, देश उनसे क्यों उम्मीद करे, विपक्ष क्यों उम्मीद करे। आपने कहा कि विपक्ष को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और आज की तारीख में विपक्ष मजबूत है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे, सहमति दर्ज करते हुए, कि विपक्ष को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। विपक्ष आज मजबूत है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के आज वाकई जो तेवर थे, जो भाषण था, उसने कहीं ना कहीं बिरला और अमित शाह और मोदी की हवाइयां उड़ा दी सदन के अंदर। लेकिन एक चीज और भी कही जाएगी कि जो नायक दिखते थे समाजवादी का, जो झंडे बरदार थे नीतीश कुमार जैसे लोग, वो भी आज कहीं ना कहीं खलनायक बन रहे हैं। और वो जो उनकी देखिए, जब आदमी खलनायक साबित होता है तो उसके पुराने किए हुए अच्छे कर्म भी खलनायक की दृष्टि से देखे जाते हैं। आज उनका खलनायक होना, मेरा आज सवाल उठाता हूं मैं उनके जेपी के मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन कई स्वार्थ के लिए तो नहीं था। क्या समाजवादी सोच लोहिया जी की बात वो करते, वो अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहे थे? जी। क्या वो कभी इंडिया गठबंधन को इकट्ठा इसलिए तो नहीं लाया था कि वो देखना चाहते कि मोदी जी के लिए काम कर रहे थे, मोदी जी के मुखबिर थे? ये मैं आज कहने की ताकत रखता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना ओरिजिनल रंग अब दिखा दिया है। नीतीश बाबू कहीं ना कहीं सुशासन बाबू जो है, आज आप कह सकते हैं अगेंस्ट द वॉल खड़े हुए हैं और उनकी जो छवि है पार्टी के भीतर, जेडीयू के भीतर भी बहुत सी आवाजें उठ रही हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक समर्पण किया है मोदी के आगे, जबकि मोदी उनकी बैसाखियों पर है, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा। और एक अंतिम लाइन बड़ी खतरनाक कह दी अभिषेक ने कि जेडीयू में टूट हो सकती है, जेडीयू में बहुत ज्यादा कुंठा है। नीतीश कुमार की इस लाइन को देख के कि किस तरह से वो चुप हैं, खामोश हैं, सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है दिल्ली में, लेकिन नीतीश कुछ भी नहीं कह रहे, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। आगे क्या होता है, मुझे लगता है ये दो खिलाड़ी जो हैं नीतीश कुमार, नायडू बाबू, इन पर हम नजर जरूर रखेंगे। टाइगर आप आए, अभिषेक आप आए, खुलकर बात हुई और आपने कहा कि एक सिल्वर लाइनिंग दिखती है कहीं ना कहीं इस अंधेरे के बीच में एक रोशनी है, और वो रोशनी है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है विपक्ष को, वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत मजबूत है। इस पर भरोसा रखना होगा। टाइगर आपका, अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट on behalf of my friends for joining this show. Thank you so much, sir.